हेलो स्टूडेंट्स, हेम कुमार सर फिर न्यू लेक्चर के साथ। तो हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है जितना भी लेक्चर अपलोड किया गया है वो सारा कुछ आप लोग देखते होंगे। तो आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में शायद मैं मोल प्रभाज और मोललता में शायद संबंध बता रहे थे, नहीं? अब उसके आगे आप जो है इस लेक्चर में देखेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तो आप लोग जो है एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई कीजिए घर पर, ठीक है? घर पर बैठिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, समझ गया ना? चलिए बिना बात किए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज आपको हम स्टार्ट करेंगे पीपीएम। आज का टॉपिक जो है वो पीपीएम का है। देखिए क्या है ये, भाग प्रति मिलियन। अच्छा से ध्यान दीजिएगा, भाग प्रति मिलियन, समझे? इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में इंग्लिश ही वहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब भाग प्रति मिलियन नहीं लिखा है वहाँ पर ये लिखा है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम वहाँ लिखा हुआ है, समझे? हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, सही है ना? तो आइए पीपीएम होता क्या है पहले समझते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं, सही है? देखो पीपीएम होता क्या है। 1 मिलियन बिलियन में कितना मिलियन? 1 मिलियन। तो आप लोग को पता है कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख ग्राम। 1 मिलियन का मतलब 10 का पावर 6 मतलब क्या? 10 लाख हो गया। 1 मिलियन बिलियन में कहने का मतलब कि अगर आपका बिलियन 1 मिलियन है तो उसमें विलेय का कितना द्रव्यमान उपस्थित है उसको हम बोलते हैं पीपीएम। ना समझा? फिर से 1 मिलियन बिलियन में विलेय का कितना द्रव्यमान उपस्थित है उसको हम पीपीएम बोलते हैं। पर लिखिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। लिखेंगे आप किसी बिलियन के 1 मिलियन, किसी बिलियन के 1 मिलियन में 1 मिलियन का मतलब समझ रहे हो? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? भाग प्रति मिलियन कहते हैं। माइंड कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पर। भाग प्रति मिलियन कहते हैं, समझ रहे हो? जैसे देखिए, अगर कहीं पीपीएम लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि वह 10 लाख ग्राम में है, 10 लाख, ठीक? जैसे देखो, आप लोग तो ब्रश करते होंगे, अरे ब्रश मुंह धोते होंगे ना? तो मुंह धोते हुए तो क्या करते हैं आप पेस्ट का यूज करते हैं। तो आप लोग जो है आज ही पेस्ट का डब्बा देखिएगा, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, पेस्ट का डब्बा देखिएगा तो उस पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि उस पर लिखा हुआ मिलता है। तो आप लोग जो है आज पेस्ट का डब्बा देखिएगा, देखिए पेस्ट पर क्या लिखा रहता है। जो आप लोग ब्रश करते हैं जिस पेस्ट से, पेस्ट में देखिए, पेस्ट में लिखता है फ्लोरीन, वहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहीं फ्लोरीन है।
फ्लोरीन इक्वल टू 5 ppm, ये लिखेगा पेस्ट पर। तो इसका मीनिंग तो आपको समझ में आएगा नहीं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, समझे। तो हम इसका मतलब समझा दे रहे हैं कि पेस्ट में फ्लोरीन इक्वल टू 5 ppm का मतलब क्या हुआ। आप क्या लिखे हैं, ppm कहते किसको हैं, यहाँ पर कह रहा है कि किसी बिलियन के 1 मिलियन में, कितना मिलियन, 1 मिलियन में विलेय का जितना द्रव्यमान उपस्थित होगा उसी को हम बोलेंगे ppm। तो यहाँ लिखा है 5 ppm। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट जो है बिलियन है, समझे। अगर आपका पेस्ट 10 लाख ग्राम है, अगर आपका पेस्ट 10 लाख ग्राम है तो उसमें 5 ग्राम क्या है, फ्लोरीन है ना, समझा। 5 ppm का मतलब कि अगर आपका बिलियन जो है वो 10 लाख ग्राम है तो उसमें 5 ग्राम फ्लोरीन है। देखो कितना कम है, 10 लाख, कहाँ पर 10 लाख और कहाँ पर 5 ग्राम, इतना कम रहता है। अब ज़्यादा भी हो सकता है, वो कंपनी वाले के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। कोई कंपनी वाले जो है फ्लोरीन ज़्यादा मिला देते हैं, कोई कंपनी वाले कम भी मिला देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कंपनी वाले सब जो है इतना ही अपने पेस्ट मिलाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सभी पेस्ट का अपना अलग अलग है, कोई लोग ये ज़्यादा मिला देते हैं, कोई लोग कम मिलाएंगे, समझे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका जो ब्रश कीजिएगा उतना ही दांत आपका साफ होगा। लेकिन ये हार्मफुल भी होता है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, क्लियर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जल की कठोरता, मतलब जल में कितना अशुद्धियाँ है, ये भी ppm में ही मापी जाती है। जल की कठोरता जो है किसमें, ppm मात्रक में मापी जाती है, समझे। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके घर पर आ गया पानी जांच करने वाला, तो पानी जांच अगर करने वाला है तो जानते हो क्या जांच करेगा कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें कितना ppm है, समझे। जनरली जो है 100 ppm तक जो जल होता है ना यह अच्छा होता है, लेकिन इसके ऊपर में अगर होगा 200, 300, 400 तो वो पीने लायक पानी नहीं होता है, समझे। वो बताता है कि वो जितना ही भागेगा ऊपर की वो 200, 400 उतना ही खराब जल है, इसका मतलब है कि पीने लायक नहीं है, उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा है, समझे। तो ppm मात्रक में ही जल की कठोरता मापी जाती है। आप लोग को लिखना होगा, लिख लीजिएगा कि जल की कठोरता ppm मात्रक में मापी जाती है, क्लियर। चलिए अब हम आ रहे हैं आगे के क्लास में, अगला टॉपिक है। अब आप लोग ध्यान से समझते चलिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। बना रहे हैं नोट्स ना, कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है तो क्या कर रहे हैं, घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, घर पर नहीं हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम आ रहे हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी जो बताएंगे टॉपिक, ये जो है अभी जो टॉपिक हम बताने वाले हैं ये न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, मतलब कि अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें ये आ सकता है, ठीक है ना। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बिलियन, अच्छा से समझते रहिए, बोर नहीं होना है। माइंड बोर्ड पर रखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है, समझे। नॉर्मलता है, नॉर्मलता को n से सूचित किया जाता है। देखिए ये सब न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा आपसे, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है आपको नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉर्मल बिलियन, तो जैसे ही नॉर्मल बिलियन लिखेगा उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। वही तो आपको यहाँ बता रहे हैं, क्या लिखना है, नॉर्मल बिलियन। नॉर्मल बिलियन का मतलब ये हुआ कि उस बिलियन की नॉर्मलता 1 है। 1n का मतलब नॉर्मलता 1 है।
क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि ये नॉर्मलता 1, वो केवल ये लिखेगा नॉर्मल बिलियन है। तो जैसे ही नॉर्मल लिखेगा आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए कि उस बिलियन की नॉर्मलता 1 होगा। क्लियर है। इसके बाद लिख सकता है, इसके बाद सेमी नॉर्मल बिलियन। सेमी नॉर्मल बिलियन अगर लिखेगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि उस बिलियन की नॉर्मलता 1/2 है। 1/2 अगर सेमी नॉर्मल लिखेगा तो समझ लेंगे ना, सब कुछ है। अब देखिए नॉर्मल, ये नोट कर लीजिएगा, सब कुछ नोट करते चलिएगा। अब देखिए नॉर्मलता नहीं लिख करके इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, आप लोग अलग लिखिएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर नॉर्मलता नहीं लिख करके आप मोलरता लिखेंगे। देखिए सब कुछ समझते चलिए, कोई हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा, सब इजी है, नहीं आएगा तो हार्ड हो जाएगा। ये एम है, ठीक। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा मोलर सॉल्यूशन, अगर मिल रहा है मोलर बिलियन, तो जैसे ही मोलर लिखेगा समझिएगा इस बार कि उसका मोलारिटी 1 है। अगर मोलर लिखा है तो मोलारिटी है। सेमी मोलर बिलियन है, सेमी मोलर बिलियन मतलब उसका मोलरता कितना है, बोलो 1/2 है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, अच्छा आ रहा है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चलिए समझ गए। आप देखिए ये बिलियन सब लिखते चलना, इसमें चेंज नहीं करना है जी। हाँ हम चेंज कर रहे हैं, आप लोग अलग लिखिए। इसी में क्या कर दिया चेंज, नहीं ना, हाँ नहीं, आप लोग इसे मत चेंज करिएगा, आप लोग अलग लिखिए। इतना भी नहीं समझते हैं क्या जी, इतना भी नहीं समझते हैं। चलिए देखिए मोललता, मोललता इसको स्मॉल m लिखा जाता है जी। अब देखिए यहाँ पर लिखेगा मोलल, तो मोलल का मतलब उसका मोललता 1 है। सेमी मोलल बिलियन मतलब उसका मोललता 1/2 है। देखिए नॉर्मल बिलियन, इसका मतलब उसका नॉर्मलता 1 है। लिखेगा मोलर बिलियन, इसका मतलब उसका मोलरता 1 है। और लिखेगा मोलल बिलियन, इसका मतलब उसका मोललता 1 है, 1। क्लियर? चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आप देखिए अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, उसी में मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग समझिए, आगे चल रहे हैं। कहे कि सर आगे क्या बता रहे हैं? हाँ देखिए ना क्या बता रहे हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। बस जो है आप लोग अच्छा से मेरा लेक्चर देखते होंगे तो, अगर लेक्चर नहीं देखते हैं तो भाई दिक्कत है, समझे। अब एक ही बार जो है इस लेक्चर में आ जाएंगे, पीछे वाला पढ़े नहीं है तो फिर दिक्कत है ना। ना आपको नॉर्मलता पता है, ना मोलरता पता है, सब पता होना चाहिए। सारा लेक्चर आप लोग देखिए ठीक से, क्या करना है बताइए। अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तब ना होगा। चलिए अब आ रहे हैं, देखिएगा क्या क्या हम बताए हुए हैं। एक बताए हैं नॉर्मलता, लिखना मत, सिर्फ समझा के मिटा देंगे इसको। नॉर्मलता, नॉर्मलता बोले थे बिले का, देखिए नॉर्मलता बोले थे बिले का ग्राम तुल्यांक, बाटा में क्या बोले थे, बोलो, नहीं बोलेगा,
बिलियन का आयतन किस में? लीटर में जी, सही है। उसके बाद बताए थे मोलरता। मोलरता में क्या था, बोलो ना। बिले का बिले का मोल बाई में क्या था? बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। दोनों में वही होता है, बिलियन का आयतन लीटर में, इसमें भी वही होता है, बिलियन का आयतन लीटर में। देखिए क्या क्या पढ़ाए हैं। इसके बाद बोलिए मोललता पढ़ाए थे। मोललता में बोलो क्या होता है? बिले का मोल। देखिए समझा रहे हैं, जो हमको लिखवाना है ना सब इसी पर है। बिले का मोल बाई बोलिए क्या होता है? बोलो। विलायक का द्रव्यमान होता है ना जी, केजी में, समझे। उसके बाद मोल परभाज बताया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मोल परभाज में आपको बोला गया है कि जिसका मोल परभाज निकालना है उसका मोल ऊपर लिखा जाता है और बाटा में होता है बिलियन का मोल। यही ना बताए थे, बिलियन का मोल ये बताए थे। और अभी खत्म हुआ पीपीएम। इसके पीछे में जब स्टार्टिंग लेक्चर 1 देखे होंगे आप लोग, तो लेक्चर 1 में भौतिक मात्रक बताए थे। प्रतिशत W/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद आयतन प्रतिशत और उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए क्या बताना था हमको, क्यों इतना आप लोग को हम यहाँ सब ये लिखना पड़ा, क्यों? देखिए ये तो आप लोगों को पता है ना, या नहीं पता है तो सोच लीजिएगा कि अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होता है? तापमान बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा बोलो? हाँ, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने से आयतन बढ़ता है। जैसे सुनिए सर, कैसे आप बोल रहे हैं कि तापमान बढ़ाने से आयतन बढ़ता है? हाँ, बढ़ता नहीं है। अभी आप लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं क्या? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो देखिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स जो है जब आप देखेंगे उसका डब्बा ऐसे, तो थोड़ा सा ऊपर में जो उसका लेयर है ना कोल्ड ड्रिंक्स का, इतना खाली रहता है, इतना खाली रहता है, नहीं पूरा भरा रहता है, पूरा नहीं ना, इतना खाली रहेगा ऊपर से। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पैसा बचाने के लिए उतना खाली छोड़ देता है? उतना खाली जो है आपका कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर से नीचे तक खाली इतना रहता है, तो क्या पैसा बचाने के लिए? नहीं, पैसा बचाने के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स गर्म जहाँ पर जगह है वहाँ पर आएगा, जैसे इंडिया में मान लीजिए आया, तो यहाँ पर गर्म है अभी, तो क्या होगा कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाएगा। अब मान लीजिए कि आप पहले ही से उसको भर दिए हैं पूरा, तो जब पूरा भर दिए हैं, गर्मी के मौसम में क्या होगा, उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, वो ढक्कन को ऊपर कर देगा, तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऊपर में इतना जगह खाली छोड़ा जाता है ताकि कितना भी आयतन बढ़े तो ढक्कन को क्रॉस न करे, समझे। यानी तापमान बढ़ाने से क्या होता है, आयतन बढ़ता है। तो हमको ये बताइए कि जब तापमान को आप बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो देखो बिलियन का आयतन है, आयतन नहीं, और आपको पता है कि तापमान बढ़ाने घटाने से आयतन बदलता है। तो तापमान बढ़ाने से जब आयतन बदलता है तो क्या हम नहीं कह सकते हैं, इसमें देखो, इसमें भी आयतन है बिलियन का, इसमें भी आयतन है, इसमें देखो बिले का मोल, इसमें आयतन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आयतन है, इसमें कि
तापमान अगर हम बदलते हैं तो आयतन बदलता है। ध्यान दीजिएगा, जब इतना बात आपको पता है, इसमें आयतन है, तो क्या हम कह सकते हैं कि नॉर्मलता जो है वो तापमान पर निर्भर करेगा? करेगा, क्योंकि नॉर्मलता में आयतन है और आयतन तापमान पर निर्भर करता है। मोलरता यह भी तापमान पर निर्भर करेगा, क्योंकि तापमान पर आयतन निर्भर करता है और आयतन इसमें है, तो जब हाई बदलेगा तो बदलेगा नहीं। सही है। यहाँ देखिए, यहाँ विलेय का मोल है। मोल जानते हैं क्या है? मोल अरे मात्रा है, वो द्रव्यमान ही है। ये जो है मोल ना, यह भी द्रव्यमान है, केमिकल द्रव्यमान है। ये ग्राम केजी होता है, फिजिकल भौतिक होता है, और ये होता है केमिकल रासायनिक है। ये समझ रहे हो? यह भी द्रव्यमान है, रासायनिक द्रव्यमान है। ये रासायनिक द्रव्यमान का मात्रक ये, और फिजिकल भौतिक द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और ग्राम। क्लियर? सब कुछ सेट करते चलो। तो हमको ये बताइए कि क्या तापमान पर द्रव्यमान भी चेंज करता है? क्या बदलता है? बदलता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है चीनी लीजिए 2 केजी, पानी मिला करके चीनी को गर्म कीजिए, 2 केजी गर्म कीजिए, तो अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या चीनी जो है उसमें 3 केजी हो जाएगा अब, कि घट के 1 केजी हो जाएगा? नहीं ना, अरे 2 केजी लिए 2 ही केजी रहेगा। समझे? तो वही बोल रहे हैं कि तापमान पर द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही है, मोल द्रव्यमान में विलय का ये क्या होता है? विलयन का मोल, मोल भी द्रव्यमान, तो इसमें दोनों द्रव्यमान है। द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है तापमान पर, तो हम कहेंगे कि मोल प्रभाज, मोलालिटी, ये क्या है? हाँ, मोललता, प्रतिशत W/W, द्रव्यमान प्रतिशत, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। चलो लिखो, तो लिखिए, तापमान बदलने से आयतन बदलता है। तापमान बदलने से आयतन बदलता है। इसलिए नॉर्मलता मोलरता प्रतिशत W/, में भी ऐसे लिखो, प्रतिशत W/, में भी कॉमा देते लिखना, कॉमा दे करके, प्रतिशत V/, में भी तापमान पर निर्भर करने वाला मात्रक होता है। तापमान पर निर्भर करने वाला मात्रक होता है, जबकि मोललता, मोल प्रभाज, मोललता, मोल प्रभाज, पीपीएम और प्रतिशत W/, में W तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तापमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? समझ रहे हो ना? चलिए, इतना सारा चीज जानने के बाद अब हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेक्चर 1 जब आप लोग पढ़ रहे थे, कौन सा लेक्चर जी? फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर 1,
तो देखिए उसमें क्या बताया, ध्यान देना, ये बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में ये आया था कि इसमें कौन सा मात्रक है जो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, समझे। तो ये दिया था ऑप्शन में मोललता, ये तापमान पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि इसमें दोनों मोल, ऊपर भी मोल है और नीचे केजी है। तो मोल और केजी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान तापमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए कह सकते हैं कि मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। देखिएगा अगर आप लोग पीछे साल वाला क्वेश्चन बनाते होंगे, 1 नंबरिया में पूछा था इसको, सही है ना। हाँ तो कुछ नहीं, सब इजी होता है, बस आपको समझ में आएगा तब तो, सब माइंड यहाँ रखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए ये हो गया। अब आ रहे हैं, किस में आएंगे अब, देखो लेक्चर 1 में आपको बताए थे घटकों के आधार पर विलयन 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन विलयन बताए थे, देखो याद दिला दे रहे हैं। एक बताए थे द्विअंगी विलयन, दूसरा बताए थे बहुअंगी विलयन, याद है। द्विअंगी विलयन, द्वि मतलब होता है 2, वैसा विलयन जिसमें एक विलायक और एक विलेय हो उसको द्विअंगी विलयन बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन है। वैसा विलयन जिसमें एक विलायक हो लेकिन विलेय की संख्या 1 से ज़्यादा हो उसको बोलेंगे हम बहुअंगी विलयन। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे जल में चीनी को मिला दीजिए, शरबत बनाना है तो क्या करेंगे आप, पानी में चीनी मिलाएंगे। तो पानी में अगर चीनी को आप मिला दिए हैं तो उसमें पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। तो उसमें कितना है, एक विलायक एक विलयन ना, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, द्विअंगी विलयन है। अब थोड़ा अच्छा लगने के लिए, कैसा अच्छा, थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। तो जैसे ही आप नमक मिलाएंगे, विलायक तो उसमें पानी ही है लेकिन विलेय की संख्या अब 2 हो गया, एक नमक और एक चीनी। तो वैसा विलयन जिसमें विलायक 1 हो लेकिन विलेय की संख्या 1 से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं हम बहुअंगी विलयन। और आपको इस चैप्टर में बहुअंगी के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है द्विअंगी के बारे में। कोई दिक्कत? तो अब आएंगे द्विअंगी विलयन को ही शुरू करेंगे क्योंकि हमको द्विअंगी विलयन ही पूरे इस पाठ में पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, द्विअंगी विलयन का प्रकार। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं द्विअंगी विलयन का प्रकार। अवस्था के आधार पर, अवस्था के बोलो आधार पर, समझे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट अवस्था, जानते हैं ना अवस्था, ठोस द्रव गैस, यही तो है। कह रहा है कि बताइए अवस्था के आधार पर द्विअंगी विलयन, कुछ नहीं करना है। देखिए एकदम से बिल्कुल इजी है, जितना हार्ड आप लोग सोच रहे हैं उतना हार्ड है नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे साथ चलिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं विलायक। क्या लेंगे? विलायक जी।
घर पर पढ़ाई कीजिए। बोलो यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ ले रहे हैं बिले और यहाँ लेंगे बिलियन। समझे? अब देखो, अगर यहाँ पर विलायक लेगा ठोस, विलायक ठोस है, इसमें बिले कौन सा मिलाइएगा? चलिए बिले भी मिला रहे हैं ठोस। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों की क्लास में द्विअंगी विलयन का प्रकार अवस्था के आधार पर पढ़ना है। अवस्था के आधार मतलब ठोस, द्रव, गैस के आधार पर। ये आप लोगों के परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन पढ़ना है इसलिए हम पढ़ाते रहे हैं। जो बात वो बोल दे रहे हैं, परीक्षा में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठोस में ठोस, तो हमको ये वाला, ये विलायक ठोस है, विलेय ठोस है, तो क्या नहीं कह सकते हैं कि ठोस में ठोस घुला है? कह सकते हैं। तो विलयन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठोस में ठोस घुला है। अब देखिए, फिर ठोस लेंगे, इस बार इसमें क्या करेंगे? द्रव को घुलाएंगे। तो इसको बताइए, तो जब ठोस विलायक है और इसमें द्रव विलेय है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ठोस में द्रव घुला हुआ है? अरे जैसे मान लो शरबत बनाते हैं आप, तो उस शरबत में क्या करते हैं? चीनी में पानी मिलाते हैं कि पानी में चीनी मिलाते हैं? नहीं मिलाता, ऐसे ही बन जाता है। अच्छा, मिलाते होंगे ना। तो आप लोग पानी में मिलाते होंगे चीनी, तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय। सेम टू सेम वही बात यहाँ है जी, वही बात है। चलिए मिलाइए जल्दी। इसको क्या करेंगे? बोलो। ठोस में द्रव, सही है, बोलो। इसके बाद देखिए, फिर हम लेंगे ठोस, लेकिन इस बार क्या घुलाएंगे? गैस। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि इस बार ठोस में गैस हो गया। देखो कुछ नहीं कर, आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 गो ठोस, एक बार क्या करना है? ठोस घुलाना है, एक बार द्रव, एक बार गैस। अब लेंगे 3 गो द्रव, लेंगे द्रव, लेंगे 3 द्रव, फिर एक बार ठोस को, एक बार द्रव को, एक बार गैस को। फिर करेंगे क्या? 3 गो गैस लेंगे, फिर एक बार ठोस को, एक बार द्रव को, एक बार गैस को। टोटल क गो? 9 गो। 3 गो ठोस, 3 गो द्रव और 3 गो गैस। खत्म। चलिए यहाँ देखिए, जल्दी लिख देते हैं हम। यहाँ पर लेंगे अब द्रव, तो द्रव में एक बार ठोस, एक बार द्रव, एक बार गैस। तो एक बार लीजिए ठोस, तो बोलो द्रव में ठोस। तो क्या नहीं कह सकते हैं यहाँ पर कि द्रव में ठोस है? बोलो ना, नहीं बोलेगा। द्रव में ठोस। इसके बाद द्रव, द्रव में क्या करना है? द्रव को ही घुलाना है। द्रव में द्रव को घुलाइए, तो इसको क्या बोलेंगे? द्रव में द्रव बोलेंगे, बोल सकते हैं ना। इसके बाद बोलो द्रव, और द्रव में क्या करना है इस बार? इस बार गैस को, तो इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्रव में गैस। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान है। लिख दिया ये 3 ये 6, फिर 3 गो गैस लेंगे। इसमें क्या करना है? इसके नीचे लिखना है। अब जगह नहीं है तो हम इसी में मिटाएंगे, समझ लेगा ना। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। अब 3 गैस लिखेंगे नीचे ना, जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे मिटा करके। तो यहाँ पर आप देखिए गैस। अब आप गैस ठोस मिलाइए। क्या मिलाना है? ठोस ना,
बोलो क्या बोलेंगे इसको? गैस में ठोस। चलिए फिर गैस लीजिए, क्या लिखेंगे इसमें? आ रहा है समझ में जी? बोलो, नहीं बोलेगा? काहे जी, मेरे से दुश्मनी है आप लोगों का, समझे? गैस में गैस, तो 3 3 6 3 9 हो गया ना। यही 9 टाइप का जो विलयन है आपके क्लास में है, ठीक है। तो आज हम जो है यहीं पर रुकेंगे। आगे का जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो हमेशा कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो एकदम आएगा अगला लेक्चर। लेकिन आप लोग जो है जितना बेसिक था सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा। नॉर्मलता, मूलरता ये सब होता क्या है, संबंध बताया गया सब में, ठीक है। सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा। देखिए अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अणुसंख्य गुण क्या होता है। अणुसंख्य गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, समझ लीजिए। एकदम कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आएगा, चाहे वह 12th का एग्जाम दे रहे हों, चाहे मेन का, एडवांस का या फिर मेडिकल का। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अणुसंख्य गुण से प्रश्न नहीं आया हो और न आएगा। हमेशा पूछा, हमेशा पूछेगा, ठीक ना। इसलिए तो आज यहीं पर, अब उसके आगे यही है तो सोच रहे हैं कि छोड़ा यहीं पर कट कर दिया जाए, ना तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ना, समझे? ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।